नमस्कार, मैं हूँ राजकिशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप हम दोनों लोग के चेहरे की मुस्कान और थोड़ा सुकून देखकर समझ भी रहे होंगे, और जो पीछे जो वातावरण दिखाई पड़ रहा है उसको भी देखकर समझ रहे होंगे कि कुछ विशेष बात है। वैसे पहले तो उस विशेष बात पर आए तो पिछले हफ्ते के लिए बहुत बहुत क्षमा। पहली बार लंबे अंतराल में ऐसा हुआ कि हम दोनों लोग नहीं जुड़ पाए, न राज रहा न हर्ष रहा, तो न राज की बात बता पाए, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। लेकिन ये वादा कि इस हफ्ते से ये पूरी भरपाई होती रहेगी। और हम आपको बता दें कि मैं अपने शहर कानपुर में हूँ, और मतलब कानेपुर, जिसको कुछ लोग कानपुर भी कहते हैं, कानेपुर में। वहां पर हूँ। और हर्षवर्धन जी आप जानते ही हैं, वो तो खैर प्रयागराज जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी जलेबी दही सामने आ जाती है और वो बता देते हैं कहाँ है। तो हम लोग की छाती पर जो है सांप, वो अक्सर लुटाते रहते हैं। लेकिन कुल मिला के इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं भी अपने शहर में हूँ और कस के अपने शहर का पूरा आनंद ले रहा हूँ, जीम रहा हूँ। चलिए, लेकिन खैर अब आते नहीं, हैं। आप राजेश्वर विषय पर आए उससे पहले एक बात हाँ, और, एक तो ये कि हाँ, हम दोनों अपने अपने घर की छतों पर हैं। तो हम हाँ, ये जमीन बड़ी से बात है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम वो पत्रकार नहीं हैं जो दिल्ली में बहुमंजिली इमारतों पर टंगे हैं और सिर्फ और सिर्फ एसी स्टूडियो से सब देखते हैं। ये कहना बड़ा जरूरी है। दूसरा ये कि संयोगवश हम दोनों रहते हैं नोएडा में, तो उसको तो हम्म, झेलना ही है। लेकिन हम हम्म, दोनों के पीछे जो आपको ऊपर सर पे नीला आसमान दिख रहा है, ये भी कमाल है। मतलब हाँ, मैं आया और 2 दिन हो गया, कल वापसी होगी। मतलब हम्म, अद्भुत ये अंतर आपको दिखता है। और सरकारों को जरा चिंता करनी चाहिए कि देश के किसी भी हिस्से में यही वाला आसमान दिखे। वो जो बिल्कुल। भयावह वाला दिल्ली एनसीआर वाला दिखता है ना, जिसमें आदमी को हम्म, सुबह सुबह नहीं लगती, सर्दियां हम्म। सर्दियां नहीं लगती, तो उससे कुछ मुक्ति मिले। बाकी ठीक है, आप कानेपुर में हैं, हम प्रयाग में हैं, तो आनंद ही आनंद है। अब विषय पर आते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि विषय पर ना बात करते हुए भी एक ऐसा विषय उठा गए हर्षवर्धन, जो हमारी आपकी सांसों से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी आपकी संतति से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबकी प्राथमिकता होना चाहिए, इस पर जरूर काम होना चाहिए। लेकिन बात हम करते हैं जरा SIR को लेकर, चूंकि इस समय हम दोनों लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके का शोर मचा हुआ है, कैसे पूरे देश की नींव हिला देने की बात कर रही है ममता बनर्जी, जो वहां की मुख्यमंत्री हैं। वैसे पहले कभी CBI को नहीं आना है, कभी ED को नहीं आना है। अब उनको चुनाव आयोग जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, मतलब कोई भी गलत वोट ना रह जाए, उसमें विघ्न डाल, उसको लेकर इस तरीके का आतंक का वातावरण पैदा करना, वो एक मुद्दा है। लेकिन वाकई SIR, बिहार में जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कही गई थी, बाद में पता चला कि वो टिकट चोर बिहार छोड़, और वाकई बिहार छुड़वा ही दिया गया। अब क्या फिर से जो मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या नए तरीके की एक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन खास बात यह है कि बार बार इस देश की जनता, और खासतौर से वो जेन जी जिस पर बहुत लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, वो लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जैसा नेपाल में हुआ, जैसा बांग्लादेश में हुआ। क्या उस तरीके का कुछ हो सकता है? लेकिन वो नहीं, यहाँ की जेन जी उसको बाय नहीं करती है। लेकिन SIR को लेकर यहाँ आपको मैं बता दूं, डिजिटाइजेशन हो रहा है पूरी तरीके से, और स्मूथ तरीके से प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन इसको लेकर जो और दूसरा एक बहुत राज की बात, वो राज की बात यह है कि कैसे एक गुप्त टास्क अमित शाह ने दे दिया है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो सम्राट चौधरी जिनको उन्होंने कहा था कि बड़ा आदमी बनाएंगे, उनको बड़ा आदमी मतलब फिर से डिप्टी CM न सिर्फ बनाया बल्कि ताकत बढ़ा दी, उनको लॉ एंड ऑर्डर जैसी बड़ी चीज दे दी जो अभी तक नीतीश कुमार के पास हमेशा रहा करती थी। नहीं, राजेश्वर, मुझे लगता है कि एक जो जिस विषय पर आप गए, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और अब गृह मंत्री भी, सम्राट चौधरी को जो आपने कहा बहुत बड़ा टास्क, एक तो ये आपकी राज की बात है। जी, एक्सक्लूसिव जानकारी आप दे रहे हैं। जो टास्क आपने दिया है, आप उसको विस्तार से बताइएगा। जी। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा एक विषयांतर करता हूं। हम्म, हम लोग पूरे बिहार चुनाव में बात करते रहे और हमारी आपकी एक मत भिन्नता नहीं थी। हम दोनों दो सिरे पर खड़े थे।
मैं कह रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे और नीतीश कुमार की मर्जी से नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा। आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अभी तो वही रहने वाले हैं, आगे चाहे जो हम्म, हो जाए। अब देखिए कमाल, देखिए कि जब हम लोग अब परिणामों के बाद बात कर रहे हैं और हम्म, आप अमित शाह ने जो बड़ा आदमी बनाया सम्राट चौधरी को, उस बड़े टास्क की बात कर रहे हैं, तो हम दोनों के मिड पॉइंट पे हो गया मामला, 50-50। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए भी नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले हैं, लेकिन अब सारे निर्णय, सारे फैसले, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन, और भले ही उसको हम कहें कि वहां सामान्य प्रशासन अभी भी मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन बिहार को अब चलाने का काम तो सम्राट चौधरी करेंगे। और सम्राट चौधरी के करने का मतलब हुआ कि वो अमित शाह का एजेंडा, जिस अमित शाह के एजेंडे की बात आप कर रहे थे, तो उसको आप विस्तार से बताइए। बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। हुआ क्या कि अभी आए सम्राट चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने लंबी बात की, और इस बातचीत में आप एक खास बात आपने देखी होगी, चुनाव के समय में जो सम्राट चौधरी आपको दिखाई पड़ते थे, काफी उत्तेजित हो जाते थे, काफी गर्म हो जाते थे, जवाब जिस तरीके के देते थे, अभी एक उनका बड़ा परिष्कृत रूप आप देख रहे हैं, बहुत संभ्रांत तरीके से। मतलब मैं, वो एक उजड्डा ही उनके व्यवहार में थी, एक उनके व्यवहार में दबंगई थी, लेकिन वो लगता है कि एक लंबी पारी के लिए, उनको एक लंबी भूमिका के लिए तैयार कर दिया गया है। और जब मैं लंबी भूमिका और लंबी पारी कहता हूं तो हमेशा वो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, नेता के तौर पर कैसे व्यवहार करना है उनको कल्टीवेट किया गया है और उनको ये रूपांतरण करना पड़ा है, तो ये निश्चित तौर पर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। पहली बात है। दूसरा, अमित शाह ने जो उनको कहा कि देखिए बिहार में सबसे बड़ी समस्या है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी भी जो रंगदारी और जो जंगल राज की जो यादें हैं, जो जख्म है, वो लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। ठीक बात बहुत है। बड़े संगठित अपराध वाले जो लोग खत्म किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी पॉकेट्स में हैं, जगह जगह पर हैं। अभी सवाल उठाया जा सकता है कि भाई अनंत सिंह तो आप ही के पास है मोकाबा में, बिल्कुल। ये भी सवाल उठाया जाएगा। लेकिन आप याद करिए 2005 से 2010 का नीतीश का कार्यकाल के तमाम बाहुबली, तमाम दबंग उनके साथ दिखाई पड़े थे, लेकिन उस 5 साल में धीरे धीरे उन्होंने वाकई सबको एलिमिनेट कर दिया, साफ कर दिया। कोई भी इस तरीके का व्यक्ति, कोई भी शख्स वहां पर संविधानेतर सत्ता चलाए, ऐसा कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। वही स्थिति अभी अमित शाह ने थोड़ा और उसको आगे तक जाने को कहा है, क्योंकि अमित शाह तो देखिए बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं हर्षवर्धन। वो नक्सल वाला एक ऐसा काम जो बिल्कुल, अब वो बिल्कुल अपने मुकाम तक पहुंचने वाला है। तो उन्होंने ठीक वही कहा है कि बिहार में आप 400 लोगों की करीब लिस्ट बनी, मैं आपको बता दूं, उनको सीधे टारगेट किया जा रहा है कि उनके जो भी जरायम, जो भी धंधे हैं वो बंद करें, वो जेल में जाएं। उसमें से 200 और उसमें से भी 60-70 लोग ऐसे हैं जिनका तुरंत इलाज किया जाएगा हर तरीके से। मतलब नहीं, जरा राजेश्वर, भी भय और आशंका की कीमत नहीं। जी। आप ये जो कह रहे हैं, ये शायद ये बात अब तक किसी ने उस तरह से नहीं कही है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर मॉडल होगा। लेकिन आप ये जो जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्री के तौर पर गृह मंत्री ने सम्राट चौधरी को गृह व्यवस्था यानी आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था हम्म, सुधारने के लिए अपना, जो कहते हैं ना, जैसे हम लोग दीपावली में कहते हैं कि घर की सफाई करना है, तो ये गृह स्वच्छता अभियान जैसा कुछ है बिहार का। और उसमें भी बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं कि 60-70 लोग सीधे टारगेट पर हैं, तो क्या आने वाले समय में बिहार में कुछ बड़े अपराधी, जो जिसको कहते हैं ना कि कुछ ऐसा अंजाम उनका होता हुआ दिखेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की है? नहीं, बिल्कुल हर्षवर्धन, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और मुझे लगता है कि जैसे ही शपथ ग्रहण की है सम्राट चौधरी ने, उसके बाद ही उसका शगुन उन्होंने कर दिया है। मैं मानता हूं कि एनकाउंटर में अपराधियों का मारा जाना, ये करना, किसी का वो होना, बात वो नहीं है। सवाल ये है कि जो लोग समाज व्यवस्था और किसी भी तरीके से प्रदेश और देश के लिए घातक तत्व हैं, उनको एलिमिनेट किया जाना है, उनको न्यूट्रलाइज किया जाना है, वो कैसे भी हो। अगर आप मान जाएंगे, जैसे नक्सलियों के साथ हो रहा है, कि आप अगर हथियार लेकर सोचते हैं कि आपके दबाव में सरकार आपसे बात कर लेगी, तो वो नहीं होगा। इसी तरीके से बिहार में किसी भी तरीके की मनसबदारी या किसी भी तरीके की हाँ, ये जो अपराधियों वाली जो एक होती है, जरायम जो होता है, वो नहीं चलेगा। ठीक आपको बात है। मुख्य धारा में आकर काम करना पड़ेगा। तो ये निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये बहुत तेज होगा। और खास बात ये है कि इस पे
गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं है, वो गुजरात जैसे प्रदेश के रह चुके हैं। और आप याद करिए कि गुजरात में उस समय रिकॉर्ड तोड़ कुछ काम हुए थे, तो उनका अनुभव ऐसा नहीं है कि वो कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो जानते हैं। और उस बिहार को वो भी समझे हुए हैं। वहां पर राजनीति में उन्होंने चाणक्य की धरती पे कैसे एक चाणक्य ने जाकर पूरा पासा पलट दिया, ये भी लोगों ने और हमने आपने देखा है तमाम चीजों ने। तो मुझे लगता है कि जो एक प्रशासनिक जो गुर दिए हैं राजनीतिक गुर से, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बिहार जब तक आगे नहीं बढ़ता है और बिहार में जब तक ये सब चीजें ठीक नहीं होती, क्योंकि अभी भी लोग, आप याद करिए कि हम लगातार बात कर रहे थे कि बिहार के लोग इस छवि से मुक्त होना चाहते हैं कि हम पिछड़े हैं, हमारे यहाँ ये था। नहीं, हम पूरी दुनिया और देश में जाकर नाम कर रहे हैं, देश का नाम आगे बढ़ा रहे। बिहार की स्थिति ऐसी क्यों? तो बिहार बदला, बहुत बदला है, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि पहले घर सुरक्षित रहे, उसके बाद भाई बना लेंगे ना। बाहर से लोग आक्रमण नहीं करेंगे तो हम तो घर अपना बनवा लेंगे, देख लेंगे, सुरक्षित रह लेंगे। तो पहले सुरक्षा दो, उसके बाद ही कुल मिला के कहते ना कि सुरक्षित बॉर्डर में ही आपके विकास की जो तमाम जो प्रतिमान होते हैं वो सन्निहित होते हैं। तो वो एक बड़ा टास्क दे दिया, और सम्राट अगर उस पर खरे उतरते हैं तो आप मान कर चलिए कि टास्क मास्टर जितने बड़े हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उतना ही उसी हिसाब से वो प्रतिफल भी देते हैं। नहीं, ठीक बात है राजेश्वर, ये आपने ठीक कहा। और फिर मैं इसमें जोड़ूं कि अमित शाह भी तो गृह मंत्री जमीन से जुड़े हुए हैं ना। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी आला कमान की कृपा पर नहीं बैठे हैं। नरेंद्र मोदी के वो अति विश्वस्त हैं, लेकिन अति विश्वस्त हैं इसलिए गृह मंत्री नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल उस बिल्कुल। तरह से काम करते हैं, इसलिए मोदी जी के अति विश्वस्त है। तो मुझे लगता है ये अच्छा होगा। बिहार जिसको हमने चुनाव के दौरान गानों में देखा, अब सुन रहे हैं कि अखिलेश यादव इतना उससे भयाक्रांत हैं, डर गए हैं कि वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ उस तरह का गाना मत बनाना, वो जो कट्टा ले लेंगे तो रंगदार कहोगी और क्या क्या वो बता रहे थे। तो लोगों को समझ में आ गया है। और देखिए, अब मैं उस विषय पर उसको जो आपने कहा ना एसआईआर वाला मसला, बीएलओ वाला, तो एक तो मैं बार बार प्रशंसा कर रहा हूँ। वैसे अखिलेश जी वो भी राजनीतिक लड़ाई में अफवाह फैला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग, लेकिन एक बड़ा अच्छा काम किया अखिलेश यादव। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 111 विधायक और 37 सांसदों वाली पार्टी है। उन्होंने अपना बीएलओ के साथ बैठकर फॉर्म भरा, उसको एक्स पर पोस्ट किया 27 तारीख को, और कहा कि हम लोग देखें कहां गड़बड़ है कहां नहीं। ये उम्मीद हम देश के नेता प्रतिपक्ष से भी करते हैं। लेकिन हमने जो देखा, दूसरा वीडियो आया, वो आया कि हम आपको पहचान रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। मतलब कहां ले जाना चाह रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये करते नहीं दिखते हैं, जब ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के लोग बीएलओ को धमकाते नजर आते हैं, तो ये संदेह बढ़ जाता है कि ये जो 5-6 सुसाइड के मामले आए, ये जो देश भर में कुछ मौतों की बात है, क्योंकि बहुत संवेदनशील मसला है, पूरा परिवार उजड़ जाता है एक बीएलओ की जान चली गई तो। क्या ये है ऐसा, या इसके पीछे भी कोई बहुत गहरी साजिश है? क्योंकि मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और चुनाव आयोग एक एक मौत के बारे में देश को बताए। नहीं, बिल्कुल। देखिए हर्षवर्धन, जो यहाँ पर आके जो मेरी जो लोगों से बात हुई, और मैं सीधे कह रहा हूँ करीब 7 या 8 बीएलओ हैं जो परिचित हैं, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की कि किस तरीके का काम हो रहा। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, प्रेशर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप किसी के घर जाते हैं तो कई बार लोग बहुत इस्तकबाल करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्षेत्र टू क्षेत्र भी वेरी करता है। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही, जैसे किसी खासतौर से बिल्कुल। महिलाओं का जो एक आप पूरा कर रहे हैं ना, पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, उनका जो पुनरीक्षण कर रहे हैं। तो मान लीजिए शादी अभी किसी लड़की की हुई है, नहीं, वो अपने ससुराल में आ गई, तो पिछला वोट उसने कहाँ डाला था, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है कई बार। लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि हर घर में ऐसी चीजें हो रही हूँ। और एक बूथ में कितने लोग होते हैं हर्षवर्धन, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है। मतलब एक दिन में 10-15 नहीं, घरों में क्या है। इस पर मैं चूंकि ग्रामीण और शहरी दोनों से मैंने बात की, गांव में अधिकतम 700, शहर में अधिकतम 1200, और 700 से 1200 में आपका फॉर्म प्रिंटेड, यानी वो फॉर्म आपको कोई भरना नहीं है, वो प्रिंटेड फॉर्म है, जिसका भी लिस्ट में नाम है उसका प्रिंटेड फॉर्म आएगा। जिसको आप दे रहे हैं उस मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म भरकर जमा करे। लोग जमा नहीं कर रहे हैं, ये मुश्किल है। बीएलओ को फॉर्म कलेक्शन में मुश्किल आ रही, और उसके आगे की एक प्रक्रिया है जो डिजिटाइजेशन के 2 तरीके हैं। या तो आप सरकारी दफ्तर में जाकर वहां के वाईफाई से कनेक्ट करके करिए, या आप अपने घर पे बैठकर अपने घर में नेट कनेक्शन से करिए। जो मोबाइल में आपको ऐप मिला हुआ है, उसी ऐप में सारी जानकारी साझा करनी है। और चूंकि कई बार हम देखते हैं कि मतदाता पहचान पत्र पर फोटो सही नहीं होती,
अब चुनाव आयोग ने एसआईआर में कहा है कि आप अपनी नई कलर्ड अच्छी वाली फोटो डालिए, वो वाली फोटो नहीं चलेगी कि आपका फोटो ऐसा दिखे कि हर्षवर्धन के नाम पे राजकिशोर वोट कर दें और राजकिशोर के नाम पे हर्षवर्धन कर दें, या नहीं, इसको हम दोनों इसको के यूं नाम पे इसको तीसरा यूं कोई कर कहे, दे। नहीं हर्षवर्धन इसको यूं कहे कि आपकी हाई स्कूल वाली फोटो अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेटेस्ट फोटो है, तो प्रक्रिया लेटेस्ट फोटो बहुत वो चलेगी। ठीक सी है। हाँ। दबाव इस लिहाज से है क्योंकि उनको इस टाइम फ्रेम में काम करना है, और मुझे लगता है कि राजनीतिक दल जो कह रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी, लगा ऐसे एक समय के बाद लगा कि नहीं भाई और समय चाहिए, तो समय बढ़ जाएगा। दूसरा जो आपने शुरू में ही बताया कि 9 दिसंबर के बाद जिसको नाम जुड़वाना है, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूं, टीवी चैनलों पर भी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये ना तो नाम जुड़वाने की प्रक्रिया है, ना नाम कटवाने की प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है? वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन, यानी मतदाता सूची के एग्जैक्टली। शुद्धिकरण की प्रक्रिया है कि उसमें डुप्लीकेसी ना हो, नाम गलत ना हो, पिता पति का नाम ना गलत हो, मकान संख्या ना गलत हो, फोटो गड़बड़ ना दिख रही हो। तो एक तरह से उसका, और सबसे जो बड़ी बात है कि डुप्लीकेसी पूरी तरह से खत्म की जाए, जो लोग मर गए हैं, नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम हटाया जाए, तो एक तरह से सही आंकड़ा सामने सामने आए, इसकी कोशिश है। बिल्कुल। और जानते हैं, मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं हर्षवर्धन, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर लूं तो 15.44 करोड़ करीब मतदाता है। इसमें डिजिटाइजेशन की जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो आज तो खैर 30 हो गई है, कल तक मैं जो आपसे बता रहा हूं, कल तक लगभग 61% डिजिटाइज हो चुका था। और 9.40 मतलब 9.4 करोड़ के करीब ये लोग डिजिटाइज हो चुके हैं, और रोज 1 करोड़ से अधिक फॉर्म डिजिटाइज हो रहे हैं। और ये कैसे हो रहे हैं ये भी तो आप समझिए कि मतलब इसमें ऐसा नहीं कि किस तरीके से हो रहा है, इसमें तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर और तमाम जो बच्चे, इन सबको शामिल किया जा रहा है। तेज और आराम से चीजें हो रही। मैं लखनऊ के डीएम को देख रहा था कि कैसे कैंप, जैसे संडे आज है तो आज मेगा कैंप लगाया गया है। इस कैंप में जाकर, चूंकि छुट्टी वाला दिन है तो आज जाकर काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो लोग भी काम कर रहे हैं। और आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन वो मूल है। अखिलेश की जो बात आपने पकड़ी, देखिए अखिलेश बैठे वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, और कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो लोगों को लग सकता है कि शायद अतार्किक है, परंतु ठीक राजनीति में बात। ये होता है। परंतु उनको ये पता है कि 65 लाख लोगों की जो बात की गई कि नाम काट दिया गया बिहार में, उसमें से 65 लोग भी अगर सड़कों पर उतरकर नहीं आए हैं तो ये प्रक्रिया सही है। और जो भी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, वो जानते हैं कि बीएलओ के साथ में किस तरीके से बीएलए, चूंकि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता है, देश की है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो ये समझते हैं, जानते हैं कि कैसे नाम जुड़वाने हैं। और ये तो सच है कि जो पार्टी सक्रिय होती है बूथ लेवल पर इन सब चीजों में, वो ये काम कर जाती है। जैसे आम आदमी पार्टी ने अपने वॉलंटियर के जरिए दिल्ली में काम करवाया था, बाद में भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली तो उन्होंने भी फिर अपने तरीके से काम करवाया। तो ये मुझे लगता है कि एक सबसे इसका फायदा देखिए हर्षवर्धन, जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है, आपको वोटों की ताकत समझ में आ रही, वोट की कीमत ताकत समझ में समझ आ में आ रही है, रही। जो पूरा जो नैरेटिव बना है समझ में आ रहा है कि भाई ये फ्री में जो मिली हुई चीज होती, मुफ्त में मिली हुई चीज होती, लोग उसकी कदर नहीं करते हैं। अब आपका एक वोट कीमती है, और उस वोट के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वोट डालने भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस एसआईआर जिस तरीके से हुआ है ये बहुत अच्छा है। और एक बात मैं आपको बता दूं हर्षवर्धन, नोएडा में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, और जगह जगह पर आप देखें तमाम सोसाइटी में जो तमाम जो काम करने वाले लोग थे, समस्या हो गई, संकट हो गया है, वो एकदम से चले गए छोड़ के। क्यों चले गए छोड़ के? लोग कह रहे हैं कि आप उसके जरिए ये लागू करे दे रहे, वो लागू करे दे रहे। अरे भाई, देश की बिल्कुल। सुरक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा से बड़ा कोई काम नहीं होता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस है। लोग कहेंगे कि इतने आ गए, कहां चले गए, वो राजनीति होती रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात शायद राहुल गांधी को भी समझनी पड़ेगी, नेता प्रतिपक्ष को, कि वो इस तरीके से एक प्रेजेंटेशन देंगे, एक यात्रा निकाल देंगे, उसके बाद कुछ कर लेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये राजनीति करते रहे तो लोकल जो लीडर्स हैं, जो स्थानीय लीडर्स हैं, उनको पता है क्या करना। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं पश्चिम बंगाल में, आपके पास रिपोर्ट आई होगी हर्षवर्धन। उन्होंने बीएलओ को बाकायदा अधिकारियों के साथ बैठाल के हर तरीके से मतलब बात करना शुरू किया है। वहां भाजपा की चिंता दूसरी है, वहां पर बीएलओ कहीं बीएलए की तरह काम न करने लग जाए। हाँ। इसके लिए भाजपा के बिल्कुल। कार्यकर्ताओं को वहां पर पूरी तरीके से मतलब होना पड़ रहा। और बिहार की तो राजनीति, पश्चिम बंगाल की तो जो राजनीति का रक्त चरित्र है, उसमें तो आप समझ सकते हैं कि इस पर भी कितनी तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो मुझे ठीक बात है। नहीं, और इसमें लगता इसमें है कि ये राजेश्वर, एक जो महत्वपूर्ण बात है महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबको। ये मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो सबसे जरूरी बात है कि हर कोई ये कह रहा है कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो रोज चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं
उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता टीवी पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहकर कुछ अजीब सा उनको चरम सुख मिल रहा है, वो कुछ दूसरी ही अवस्था में पहुंच जा रहे हैं। धमकी इस अंदाज में है कि वीडियो बनाकर कहा जा रहा है कि हम खोज लेंगे, पकड़ लेंगे, कहां हो, कैसे हो। अब ये जो कोशिश है, ये कांग्रेस के लोगों को भी परेशान कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के लोग वो भी तो मतदाता है, उनको भी पता है कि अगर गलत मतदाता सूची होगी, गलत मतदान करने वाले होंगे तो नुकसान होगा। ज्यादातर जो पार्टियां हैं वो बड़ी गंभीरता से इस प्रोसेस को कर रही हैं। अब दिक्कत क्या है कि या तो कांग्रेस को ये लगता है कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं, हम मैच नहीं कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, हम दोनों लोग वहीं उत्तर प्रदेश के ही हैं, अभी तो यहीं बैठे भी हैं कानपुर प्रयाग में। उनकी समस्या है कि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो उनको लगता है कि हम मैच नहीं कर पाएंगे, हमारा उतना वोटर बन नहीं पाएगा। तो हम क्या करें, हम इस पूरी प्रक्रिया को संदेह के दायरे में डाल दें, जिसको कहा जाता है ना साजिशी सिद्धांत, ऐसा कर दो, लोगों के मन में आ जाएगा नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। आप भी बहुत यात्राएं करते हैं, मैं भी बहुत यात्राएं करता हूं। ज्यादातर लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ तमाशा करने की कोशिश हो रही है। ये देश के भीतर आप उस राजनीतिक प्रक्रिया, उस जनता के विश्वास की प्रक्रिया को ठीक से करने में असफल हैं। अपनी नाकामी आप दूसरे के ऊपर कर रहे हो। और जिसको बार बार कहा जाता है ना कि भैया वो मतलब वो थोड़ा सा दूसरा है कि वो गए जो वहां डॉक्टर साहब के यहाँ कि कुछ गुप्त रोग जैसा हो गया है, कुछ बीमारी हो गई है, और बार बार उनको कुछ कुछ था, बाद में पता चला कि भैया पैंट की फिटिंग सही नहीं थी, लेकिन उस चक्कर में सर्जरी ऑपरेशन उनका सब हो गया। मैं बाकी नहीं कहूंगा क्या हो गया, लेकिन वो पैंट की फिटिंग सही नहीं थी। तो इसको समझिए, तो जो कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है, यानी जो राहुल कांग्रेस है, वो सही नहीं है। राहुल गांधी नेता नहीं है, उनको पता नहीं है राजनीति कैसे की जाती है। वो चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद उनको विदेश यात्रा करनी होती है। अच्छा, आप जरा सोचिए, मैं वही मेरे मन में अभी आपसे बात करते हुए आया, चूंकि हम दोनों अपने अपने शहर में बैठे हुए हैं। अब ठीक है, मैं तो ये सवाल पूछ चुका हूं, कोई आज तक उसका जवाब नहीं दे पाया कि जवाहरलाल नेहरू का अगर घर कहीं कश्मीर में है तो उस स्थान को शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की मदद से कांग्रेस ने कोई स्मारक क्यों नहीं बनाया वहां। मतलब नेहरू जी का गांव तो देश को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, लेकिन नहीं पता, चलो छोड़ देते हैं उसको। अमेठी सुल्तानपुर ही राहुल गांधी क्यों नहीं चले जाते हैं? एक हफ्ते के लिए वहां जाकर लोगों से मिलकर बातचीत करके क्यों नहीं कर सकते? और चलिए छोड़िए, हम जिस प्रयाग में हैं, जहां मोतीलाल नेहरू जी ने आनंद भवन खरीद लिया था, स्वराज भवन ले लिया था, वहीं आके क्यों कुछ नहीं रह लेते हैं 3-4 दिन? उनको थोड़ा जमीन की जानकारी मिलेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको बताएगा, जो जमीन से वो कट गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो गमले में उगे हुए पौधे हो गए हैं, उनकी कोई जड़ नहीं है, कोई जमीन नहीं है, इसलिए चूंकि देश की मिट्टी से जुड़े नहीं है तो उनको कुछ पता नहीं है। और फिर वो बाहर जाते हैं तो विदेश में जिस तरह का प्रोपेगेंडा होता है, इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, इंडियन लीडरशिप स्ट्रांग है, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो उनको लगता है कि अच्छा चलो ये जो चल रहा है हम इसको सुनते हैं और इसी के आधार पर हम आकर कहते हैं। तो देश अब उनकी उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और नहीं हर्षवर्धन, बस चलते चलते अब यही बात कहूंगा कि जब आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आप राहुल गांधी की चर्चा कर ही रहे हैं, तो आपको पता ही है नेशनल हेराल्ड केस में एक नई FIR हो गई है और इसमें सोनिया, राहुल के अलावा सैम पित्रोदा का नाम भी जुड़ गया है और 2000 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ मामला है। तो कुल मिला के ये जो शोर शराबा है, ये बताने और दिखाने की भी जरूरत है कि देखिए कि मैं सवाल उठा रहा हूं तो मेरे खिलाफ एक कार्रवाई की जा रही है। ये विक्टिम कार्ड है हर्षवर्धन, ये ऐसा नहीं कि ऐसे किया जा रहा है, क्योंकि जन्नत की हकीकत सबको पता है। कांग्रेस में ठीक है, लेकिन सबको पता है, ठीक बात है। नहीं, और हम लोग उम्मीद करते हैं, इस चर्चा का मूल जो मकसद है कि देश भर में SIR अच्छे से हो, सभी राजनीतिक दल इसमें शामिल हो। मैं बार बार कहता हूं कि ये कोई चुनाव आयोग की या किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है, ये देश के हर नागरिक, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया, अभी संविधान दिवस बीता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन राजकिशोर जी, ये नहीं चलेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि बस हो गया, अब यही बात खत्म कर देंगे। असली बात पे बात करेंगे नहीं। यूपी में है आप अभी, आज भी मैं अभी यहाँ का अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा लिखा हुआ है कि फलाना फलाना जी प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं, धमाका धमाका जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये कब तक फलाना धमाके में चलता रहेगा? भाजपा को मतलब इतनी मुश्किल हो गई कि अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। देखिए हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव के जैसे नतीजे आए हैं तो उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तो
मामला मजबूत बनता दिखाई पड़ता है। पहले भी हम लोगों ने मजबूत बना चर्चा की, उनका नाम आ रहा है, मजबूत दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि वो लगातार साबित भी करते चले जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लकी मैस्कट के तौर पर वो उभर कर आ रहे हैं वहां, ठीक है। अभी जेपी नड्डा ने अपने घर पर जब एक मीटिंग बुलाई बिहार के लोगों की, तो एक तरीके से उसको फेयरवेल जैसा ही माना गया और माना गया कि वो मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जहां हम लोग बैठे हैं वो यूपी का, यहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि यूपी के अध्यक्ष को लेकर अब कोई नाम में दिक्कत शायद बची नहीं है। इतना मुझे जो बात हुई है, कहा गया कि नाम में अब कोई दिक्कत बची नहीं है। और जो लोग कह रहे थे कि मतलब क्या सीएम की तरफ से कोई बात होगी या संगठन की तरफ से कोई वो विरोध होगा, तो मैं इतना कह रहा हूं कि जो हुई है वही जो अमित शाह चाहा। एक लाइन में चलिए, मैं कह रहा हूं, तब तो फिर ये है कि हुई है वही जो अमित बस शाह मतलब मुझे चाहा। लगता तब है कि तो वो अब, नाम हमको भी पता है, आपको पता है, लेकिन वो नाम लेंगे नहीं। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे लगता है वो कि नाम लेंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जल्दी से जल्दी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय आना अध्यक्ष चाहिए, की आना घोषणा आना करनी चाहिए, चाहिए। संगठन के लिहाज से भी, क्योंकि 14 जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए रात को 11 बजे। तो अब जी उसके लिए तो आपको निर्वाचन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कम से कम चुनाव अधिकारी और नामांकन, भले ही चुनाव नहीं होगा लेकिन नामांकन तो कराना ही पड़ेगा। हो गए। लेकिन अब आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, और जब अगली चर्चा करेंगे तो संसद सत्र के बीच में हम लोग मिलेंगे अगली बार। बिल्कुल, चलिए ठीक है हर्षवर्धन जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।